हमारे डेमोक्रेसी का डंका बज रहा है या हमारे डेमोक्रेसी का लंका लग रहा है, यह अपने आप में सारी बातें बता रहा है। दोस्तों नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा, जिस दिन अनुच्छेद 370 निरस्त किया गया उस दिन को काला दिवस के रूप में वर्णित करना विरोध और पीड़ा की अभिव्यक्ति है। यदि सरकार के कामों की हर आलोचना या विरोध को धारा 153 ए के तहत अपराध माना जाएगा तो लोकतंत्र, जो भारत के संविधान की एक अनिवार्य विशेषता है, जिंदा नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जावेद अहमद हजाम की याचिका पर आया, जो कोल्हापुर के कॉलेज में प्रोफेसर थे। 10 अप्रैल 2023 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी। मामला यह था, जावेद अहमद हजाम कोल्हापुर के एक कॉलेज में प्रोफेसर थे। 13 अगस्त और 15 अगस्त 2022 के बीच पेरेंट्स टीचर यानी कि माता पिता और शिक्षकों के एक व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने कथित तौर पर स्टेटस के रूप में 2 मैसेज पोस्ट किए। 5 अगस्त ब्लैक डे जम्मू कश्मीर और 14 अगस्त हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान। इसके अलावा एक और व्हाट्सएप स्टेटस मैसेज में भी शामिल था, अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया, हम खुश नहीं हैं। इन आरोपों के आधार पर कोल्हापुर के हटक नंगले थाना द्वारा आईपीसी की धारा 153 के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई थी। इंडियन एक्सप्रेस में छपे रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस अभय एस ओका और उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा, भारत के प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू कश्मीर की स्थिति में बदलाव की कार्रवाई की आलोचना करने का अधिकार है। यहां आपको बता दूं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और सद्भाव बिगाड़ने वाले कार्य करने को दंडनीय अपराध बनाती है। जस्टिस ओका और जस्टिस भुइयां की पीठ ने गुरुवार को अपने फैसले में कहा, वैध और कानूनी तरीके से असहमति का अधिकार अनुच्छेद 19(1) ए के तहत गारंटीकृत अधिकारों का एक अभिन्न अंग है। प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे के असहमति के अधिकार का सम्मान करना चाहिए। सरकार के फैसलों के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध करने का अवसर लोकतंत्र का एक अनिवार्य अंग है। वैध तरीके से असहमति के अधिकार को अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत सम्मानजनक और सार्थक जीवन जीने के अधिकार को एक हिस्से के रूप में माना जाना चाहिए, ये शीर्ष कोर्ट का कहना है। अपीलकर्ता हजाम के व्हाट्सएप स्टेटस की ओर इशारा करते हुए अदालत ने कहा कि यह उनके व्यक्तिगत दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर यह उनकी प्रतिक्रिया है और ऐसा कुछ करने के इरादे को नहीं दर्शाता जो धारा 153 ए के तहत निषिद्ध है। ज्यादा से ज्यादा यह एक विरोध है जो अनुच्छेद 19(1) ए द्वारा गारंटीकृत उनके बोलने और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का एक हिस्सा है। हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए पीठ ने कहा, हाईकोर्ट ने माना था कि लोगों के एक समूह की भावना को भड़काने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे देश के लोग लोकतांत्रिक मूल्यों के महत्व को जानते हैं, इसलिए यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि ये शब्द विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य या शत्रुता, घृणा
या दुर्भावना की भावनाओं को बढ़ावा देंगे। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा, जहां तक तस्वीर में चांद और उसके नीचे 14 अगस्त हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान लिखा है, हमारा विचार है कि इसके लिए धारा 153 ए की उपधारा 1 के खंड 1 को नहीं लागू किया जा सकता। आईपीसी के अनुसार हर नागरिक को दूसरे देशों के नागरिक को उनके स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने का अधिकार है। यह शीर्ष कोर्ट का कहना है। अदालत ने यह भी कहा कि अगर भारत का कोई नागरिक 14 अगस्त यानी जो 14 अगस्त पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है, उस 14 अगस्त को पाकिस्तान के नागरिकों को शुभकामनाएं देता है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यह सद्भावना का संकेत है। ऐसे मामले में यह नहीं कहा जा सकता कि इस तरह के कृत्यों से विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य या शत्रुता, घृणा या द्वेष की भावना पैदा होगी। अपीलकर्ता के इरादों को केवल इसलिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वह एक विशेष धर्म से है। अदालत ने कहा, अब संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) द्वारा गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा और स्वतंत्र भाषण तथा अभिव्यक्ति पर उचित समय की सीमा के बारे में हमारे पुलिस मशीनरी को चेताने और शिक्षित करने का समय आ गया है और उन्हें हमारे संविधान में निहित लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में संवेदनशील होना चाहिए। वहीं पे एक दूसरी रिपोर्ट आई है जो डेमोक्रेसी विनिंग एंड लूजिंग एट द बैलेट, चुनाव में लोकतंत्र की जीत और हार के शीर्षक वाली रिपोर्ट वी डैम इंस्टीट्यूट की डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 में कहा गया है कि भारत 2023 में ऐसे शीर्ष 10 देशों में शामिल रहा या हो गया है जहां अपने आप में पूरी तरह से तानाशाही अथवा निरंकुश शासन है या शासन की व्यवस्था है। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स के सूचकांक में भारत को 108वां स्थान प्राप्त हुआ है और यह तंजानिया, बोलिविया, मैक्सिको, सिंगापुर और नाइजीरिया से भी नीचे है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे डेमोक्रेसी का डंका बज रहा है या हमारे डेमोक्रेसी का लंका लग रहा है। यह अपने आप में सारी बातें बता रहा है। तो आप जिस तरह से देख सकते हैं कि आज के दौर में खासकर पिछले कुछ सालों से जिस तरह से मीडिया पे कब्जा, जिस तरह से जनता की आवाज को दबाने की कोशिश, जिस तरह से हमारे जो अलग अलग संवैधानिक संस्थान थे जिनका काम था डेमोक्रेसी की रक्षा करना, उन संस्थानों को डेमोलिश करना, तो ये तो होना ही था कि हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है अब डेमोक्रेसी नहीं, हम इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में जा चुके हैं और अब तो एक कदम और आगे कह रहा है कि हम तानाशाही के दौर में जी रहे हैं भारत के लोग इस वक्त पे। ये मैं नहीं, ये जो रिपोर्ट कह रहा है उसके आधार पे कह रहा हूं। लेकिन किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला दिया है वो अपने आप में बहुत बड़ा हिस्टोरिक जजमेंट है और जिस तरह से लोगों को अलग अलग मुद्दे बना बना के, खास करके उन लोगों को जो आवाज उठा रहे हैं सरकार के खिलाफ में, जिस तरह से उनकी आवाज को कुंद करने की, बंद करने की कोशिश की जाती है और जो काम चौथा स्तंभ यानी कि हमारे मीडिया का था कि इस देश की डेमोक्रेसी का कम से कम रक्षा करती, इस देश में मीडिया का काम था सरकार से सवाल पूछना, तो सरकार ही जब प्रचार तंत्र में तब्दील हो गई है, सरकार के मीडिया ही जब प्रचार तंत्र में तब्दील हो गई है, तो डेमोक्रेसी बचेगा कहां से? उसको बचाने के लिए जो आवाज उठाएंगे उस आवाज को इस भारत की जनता तक पहुंचाएगा कौन? आप सोचिएगा। नमस्कार।